चलो तो एक नॉर्मल थोड़ा रिवीजन कर देते ना 5 मिनट का, उसके बाद तो सेलिब्रेट कर लेना। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर पे पढ़ा है, मतलब कोई नया चीज़ नहीं, बस सबको एक साइड में फिट करना चाह रहे हैं। इसमें हमने कितने टाइप के पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था हमने स्क्वायर, उसके बाद हमने पढ़ा था एक एक की पहली प्रॉपर्टी देखते रहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब ये है, ये जो स्क्वायर होता है इसकी वाली साइड इक्वल होती है ना, तीन फार्मूले देखेंगे। इसकी साइड को ए लेट कर लो तो पेरीमीटर कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ ए। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और तीसरा बात करें डायगोनल 2 टाइम्स ऑफ रूट ए। अच्छा उल्टा हो गया, √2 टाइम्स ऑफ ए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मतलब रेक्टेंगल पढ़े थे, कोई बात नहीं। रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी मेन? मतलब ये कैसा होता है? स्क्वायर को लात से मार देंगे टेढ़ा हो जाएगा। कितने क्रूर हो रहा श्री, सोचो लात से मारोगे बेचारे को। देखो अगर इसकी भी अच्छा इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है ना, और अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती है। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पेरीमीटर इसका भी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है? बिल्कुल, इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और डायगोनल की लेंथ नहीं पूछी जाती ना इसमें, बस इसमें 2 फार्मूले आते हैं। तीसरा वाला था हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? आयत बोलते हैं ना। मतलब बताए थे गाने का, गाना नहीं बताए थे। जैसे तुम लोग धुआंधार बस सुनते रहते हो कि म्यूजिक धुन अच्छा लग रहा है, उसको बड़ी लॉजिक से लिखते हैं सब, उसके जो राइटर होते हैं। ए बी सी डी, ये अगर इसकी लेंथ को, अच्छा इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, और पैरेलल भी होती है इसको, ये बी और ये बी। इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। सभी एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। हाँ वो तो स्क्वायर के भी होते हैं ये। ओके, हमने इसमें 3 चीज़ देखेंगे। पहली बात हम देख रहे हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा? एल प्लस बी होगा ना। हाँ लेकिन यहाँ एल और बी लिख लो, अच्छी बात होगी। एल से लेंथ हो गया, बी से हो गया ब्रेथ। और दूसरा फार्मूला क्या होगा? एरिया क्या होता है? ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे जी, मुझे लग रहा है ऐसा। डायगोनल क्या होता है? ये किस फॉर्मूले से आता है, किस थ्योरम से? पाइथागोरस के थ्योरम से आता है। ओके, 4th नंबर पे हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। वाह, याद करने का अच्छा आइडिया। यह है ए बी सी और डी। देखो इसमें भी जैसे इसको किसको लात मारने से पैरेललोग्राम बनेगा? रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को मार के टेढ़ा कर तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये इसकी भी मतलब जब रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम बना है तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी और पैरेलल भी होती हैं।
बस एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें हम दो चीज़ें बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे पेरीमीटर की। हम यहाँ देखो पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। दूसरा एरिया, फार्मूला क्या होगा एरिया का, हाँ, बेस इंटू कैरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ये भी लिख लो, अल्टीट्यूड जरूरी नहीं है, जो बाहर भी हो सकता है। करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। बस इसमें दो ही चीज बात करेंगे। आगे आ रहा था, हम किसकी बात कर रहे थे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा अंग्रेज नहीं बनना है, हिंदी भी जानना है, अपनी मातृभाषा है। ट्रेपेजियम आदर्श क्या ढूंढ रहे थे आप? जाते हो तो ले लेना, जाते हो तो ले लीजिएगा। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर। अच्छा, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी बताओ मिस्टर आदर्श। इसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, यानी ए बी पैरेलल, डी सी या सी डी जो कह लो। और इसमें हम एक चीज देखेंगे ना, क्या, एरिया के बारे में बोलो। एरिया यार, एरिया तुम लिखे एरिया, हाँ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बचपन से तुम ही तो पढ़े थे ना, हाँ। तो एरिया, एरिया इक्वल देखो क्या होता है, हाफ ऑफ, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, इसके बाद एक कौन आता है, काइट मीन्स क्या हुआ, पेरीमीटर तो समझ ही रहो ना, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होगा, इसमें कोई और लॉजिक नहीं काम करने वाला है। तो इसी वजह से साथ हमने न लिखने की सोचा है। काइट देखो ये होता, ऐसे ही होता है काइट। इसमें कई प्रॉपर्टीज हैं, इसमें थोड़ी अजीब अजीब प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है। हालांकि इसके बारे में हमें आता नहीं है, बस ऐसे कभी कभी दे देता किसी किसी बुक में, किसी में नहीं। तो इसमें हम प्रॉपर्टी ओरली बता दे रहे हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है ना कि देखो दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, और इसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती है, मतलब ये वाली इसकी इक्वल होती है और ये वाली इस साइड की इक्वल होती है। समझ रहे हो, ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल। और दो चीज, ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल होता, लेकिन ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल नहीं होता। ये वाला इस वाला एंगल की इक्वल होता है, बट ये वाला इस वाला एंगल की इक्वल नहीं होता। और ये देखो बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन छोटा वाला डायगोनल बड़े वाला डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं आपस में, ये साइड इस साइड की इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल नहीं है, क्योंकि छोटा वाला डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जबकि बड़ा वाला नहीं होता। अब मुझे बताओ, जब ये 90 डिग्री है तो हम अगर हमें इस काइट का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाला इसको ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। देखो ये वाला, ये वाला और नीचे वाला दोनों एरिया को सम कर लेंगे तो वही तुम्हारा काइट की एरिया आ जाएगी ना। और एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो देखो इस काइट का जो बड़ा वाला डायगोनल है, इस काइट का बड़ा वाला डायगोनल काइट को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, जबकि छोटा वाला ट्रायंगल दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करता। मतलब कोई सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। जैसे ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होता है,
बड़ी वाली डायगोनल छोटे वाली डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं, मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल। और छोटा वाला डायगोनल और बड़े वाला डायगोनल दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि बाइसेक्ट तो सिर्फ एक ही हो रहा है ना उसमें। और ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो काइट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकल आएगा ना। ये इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, मतलब अगर चाहे तो हम बना सकते हैं फार्मूला। देखो अगर ये 90 हो रहा है तो आई थिंक वो ऐसे ही बनेगा जैसे वो, देख लो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे ना, तो बेस AC यूज करोगे। बेस अगर AC यूज करोगे तो हाइट क्या होगी, BO होगी प्लस और हाफ ऑफ बेस AC यूज करोगे और हाइट क्या होगी, OD होगी इस बार। तो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा ये वाला। तो हाफ AC कॉमन कर लिया हमने, तो हाफ AC कॉमन के बचा क्या, OB प्लस OD, बिल्कुल सही है। तो OB प्लस OD क्या हो जा रहा है, OB प्लस OD क्या हो जा रहा है, BD हो जा रहा है। और ये हाफ ऑफ AC यानी कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये भी किसका फार्मूला होता है, ये कुछ नया चीज मिल गया ना। किसका फार्मूला है ये, काइट का फार्मूला। मतलब चाहे जो ट्रायंगल रहे, देखो अगर चाहे जो जैसे ये अच्छा इस क्वाड्रिलेटरल की बात करो, क्या हम इसमें भी कह सकते हैं कि अगर हम इस स्क्वायर के एरिया निकालना चाह रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके भी स्क्वायर के एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बिल्कुल होगा। देखो अगर देखो ये इसको ये 90 है ना, तो अगर इसका एरिया निकालोगे क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका निकालोगे फिर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ और बेस कॉमन कर लोगे तो OA प्लस OC मिल जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, AC बनाएगा। यानी कि इसका मतलब एक लॉजिक यहां से मिल जा रहा है कि जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कन्फर्म है, यानी कि किस का एरिया सेम होगा, स्क्वायर फार्मूला किस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फार्मूला सेम होगा, स्क्वायर का, रोम्बस कहाँ गया, रोम्बस का और किसका, काइट का। और तीनों का क्यों इक्वल है, हाँ क्योंकि तीनों के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। सही है, हाँ ये कुछ अच्छा लॉजिक मिला इस। फर्स्ट का मतलब एक्सरसाइज 5B, ओके 15B का एक्सरसाइज 15B का 6 वाला क्वेश्चन। बोले क्या है क्वेश्चन, रूम 16 मीटर लॉन्ग 13.5 मीटर ब्रॉड, अब ब्रॉड BRO B ब्रॉड BRO नहीं, अच्छा ओके ब्रॉड, फाइंड द इट्स फ्लोर विद 25 सेंटीमीटर वाइड एट 60 रुपये। प्रेम देखो जी, अच्छा एक मिनट सोचो, ये रूम किस शेप का होता है, रूम रेक्टेंगुलर शेप का ना, मतलब रूम नहीं एक्चुअल में रूम का जो फ्लोर है वो फ्लोर किस शेप का, भाई हम लोग जिस रूम में आखिर फ्लोर किस शेप का होगा, नहीं रेक्टेंगुलर शेप का। इसमें और इसी में मान लगा सकते हो भाई, वो दिया है कि लेंथ है 16 मीटर और ब्रीथ है 13.5 मीटर। तो इसमें ये दे रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो 13.5 मीटर है और इसको जो ब्रीथ है वो कितना है, उल्टा हमने बोल दिया, हाँ हाँ बिल्कुल 16 मीटर लेंथ है और 13.5 मीटर ब्रीथ है। A, B, C और D कह रहा है इस फ्लोर पर कारपेट बिछा रहेगा, समझ रहे हो। और कारपेट की मतलब जैसे कि दुकान पर गया तो दुकान पर कारपेट का एक कंडीशन था, वो कह रहे हैं कि हमारे पास किस शेप का कारपेट है, मतलब वो कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर वाइड कारपेट, उसके पास 75 मीटर चौड़ा कारपेट है और लंबा तो इनफाइनाइट तक जा रहा है।
जैसे नहीं होता, हाँ 75 सेंटीमीटर, मतलब जैसे नहीं दुकान पे जाते हो तो वहां पर उसकी कपड़े की चौड़ाई तो फिक्स रहती ना, लेकिन लंबाई फिक्स नहीं रहती, लंबाई तो इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसकी जो वाइड है यानी कि वो फिक्स है 75 सेंटीमीटर। कह रहा है कि विद वाइड कारपेट एट 60 रुपी पर मीटर। कह रहा है कि उस कारपेट की जो कास्ट है वो कितना है, 60 रुपी पर मीटर है। इसका मतलब समझ रहे हो कि वाइड तो 75 सेंटीमीटर है लेकिन लंबा कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर लंबा है ना, तो 1 मीटर लंबे का कारपेट का कास्ट कितना लग रहा है, 60 रुपए, ये कह रहा है। पहले हम, और कारपेट में एक्चुअल में क्या होगा, जब हम देखो ये कह रहा है कि इतना रुपया पर मीटर है, ओके। और देखो ये इसकी ये मतलब एक तरह से कर लो कि हम इस रूम का एरिया कारपेट के एरिया इक्वल कर देंगे ना। पहले इस रूम का एरिया निकालो, एरिया फ्लोर कितना होगा, 16 इंटू 13.5 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 216 मीटर स्क्वायर होगा ये, ओके। अब हमें जो एक बात बताओ, जब फ्लोर का एरिया 216 मीटर स्क्वायर है तो कारपेट का भी एरिया कितना होना चाहिए, 216 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी तो हम इस कारपेट से इस फ्लोर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो सच दैट विड्थ ऑफ वाइड ऑफ कारपेट, कारपेट की जो वाइड है वो कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड, यानी कि 75 अपॉन 100, अब किस में हो गया ये, मीटर में, यानी कि 0.75 इसकी वाइड यानी कि ब्रेथ हो गई। हमें लेंथ नहीं पता, हमें न चाहते हुए इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हो, न चाहते हुए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेट लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल कितना लेट कर लो, x मीटर। अब बताओ अगर हमें इस कारपेट को इस फ्लोर पर अच्छे से कवर करना है तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। बोलो, फ्लोर पर ही तो हमें कारपेट को बिछाना है, कवर करना है, तो जितना एरिया फ्लोर का होना चाहिए उतना ही एरिया किसका, जितना एरिया इस फ्लोर का होना चाहिए उतना ही एरिया किसका होना चाहिए, कारपेट का होना चाहिए। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ है, नहीं एरिया ऑफ कारपेट नहीं, एरिया ऑफ कारपेट का फार्मूला क्या होगा जी, L इंटू बी होगा। तो L तो हमने कितना माना है, L तो L ही माना है, और B कितना, हाँ L x माना है, इसे लिख लो x, और B कितना है 75 मीटर, इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 216, यानी कि x इक्वल हो गया 216 अपॉन 0.75। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी चेंज होंगी, यानी कि x इक्वल थोड़ा सा, अभी डायरेक्टली लिख देना 21600 अपॉन 75, बोलो कर सकते हैं ऐसा। आई थिंक ये 75 से अच्छे से कैंसिल होगा पूरा, एक बार देखते हैं, 5 से पहले कैंसिल करा लो, तो 15 5 जा 75, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सोचो 5 2 जा 20, 1 बचा, 5 3 जा 15, फिर 1, 5 2, हाँ 5 2 जा 10, और एक जीरो भी बचा हुआ, फिर 5 से कैंसिल करो तो 3 5 जा 15, और 5 देखो 5 8 जा 40, और 5 6 जा 30, और 5 4 जा 20, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, सोचो देख पा रहे हो, ये 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यानी x इक्वल कितना आ गया 288 मीटर। सो लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू कितना है 288 मीटर। इंटरेस्टिंग बात यह कि जो तुम देख रहे हो ना, ये दिया 60 रुपए पर मीटर, इसका मतलब समझ रहे हो कि 1 मीटर का 60 रुपए, और जबकि उस कारपेट की थिकनेस कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी वाइड कितनी है 75 सेंटीमीटर। समझ पा रही है? देखो हमें रूम का टोटल एरिया कितना है 216 मीटर स्क्वायर, सच दैट कॉस्ट ऑफ
कारपेट ऑफ कितना, कास्ट ऑफ कारपेट ऑफ, देखो 60 रुपये पर मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर लंबा है और 75 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 75 मीटर चौड़ा होने का मतलब क्या, 0.75, यानी कि कास्ट ऑफ कारपेट ऑफ 0.75, थोड़ा सा और अच्छे सा लगता है, यहां से लिखते हैं, यहां थोड़ी जगह देखो, सच दैट कास्ट ऑफ कारपेट ऑफ 0.75, अच्छा जब इंटू 1 करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो 0.75 मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये, इक्वल टू 60 रुपये। थोड़ा सा यही सोचने वाली बात है, ये जो दिया है कह रहा है कि 60 रुपये पर मीटर है, तो 1 मीटर का एरिया निकालो जी कितना आएगा, कारपेट के 1 मीटर स्क्वायर के 1 मीटर का एरिया कितना आएगा, तो 1 मीटर का एरिया कितना आएगा, आखिर कारपेट किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसकी वाइड है 0.75 मीटर और लंबाई कितनी है 1 है, तो आखिर कितना 0.75 मीटर स्क्वायर ही तो आया, तो ये उसी का कास्ट दिया हुआ है, 0.75 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितना है 60 रुपए। सो कास्ट ऑफ कारपेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड है, यानी कि 1 का होगा तो क्या करेंगे 60 अपॉन 0.75 होगा ना, और हमें कितने का निकालना है एरिया, 216 का निकाला ना, इस रूम का टोटल फ्लोर का एरिया कितना 216, यानी कि कास्ट ऑफ कारपेट ऑफ 216 मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो हो जाएगा 60 अपॉन 0.75 इंटू 216। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा, देखो 60 अपॉन 0.75 इंटू 216, तो मेरे ख्याल से इसको डेसिमल को हटा दो, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 60 के आगे डबल जीरो और लगा देते हैं ना, और अपॉन 75 हो गया ये, और ये 216, ये समझ रहे हो ना कैसे 75 हुआ, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड करें, तो ये मेरे ख्याल से डायरेक्टली कैंसिल होगा जी, 5 से कैंसिल करते हैं, देखो नहीं 15 से कैंसिल करते हैं, देखो 15 25, सोचो थोड़ा, 15 5 जा 75 और 15 4 जा, बोलो जी 15 25 75, 15 चौके 60, 5 से कैंसिल कर लो, 5 8 जा 40, अब 216 को 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो 8 से 48 हुआ, बोलो 8 6 48, 8 1 जा 8, 4 कितना 12, 2 8 2 जा 16 और 16 1 17, 1728 रुपीज लगेगा उसे, 1728 रुपये, हाँ जीरो रहेगा, हो हाँ जीरो, इतना रुपए लगेगा ये, बिल्कुल भाई। रूम भी तो देखो कितना 16 मीटर है, 13.5 मीटर है, नोट करो, एक बड़ा सा हाल कर सकते हो। चलो बोला अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ क्वेश्चन नहीं लगा क्या तुम लोग, चलो 8 वाला बोलो, और 36 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर 15 डॉट बराबर इस टू बी ए बी ना, हाँ पीरियड तो मतलब इसको लिखा जाता है, हाँ एच में नहीं 6 डीएम 5 डीएम, हाउ मेनी स्टोन विल बी रिक्वायर्ड, सॉल्व कर दिया। डीएम का मतलब डेसीमीटर है कि डेकामीटर, हाँ देखो डेसीमीटर डेकामीटर, बताओ ये डेसीमीटर है कि डेकामीटर है, सर डेसीमीटर है, डेका होता तो सी होता ना, हाँ, देखो ये डीएम जानते हो, मतलब एक नॉर्मल बात बता दीजिए वैसे समझ जाओगे, ये है डेसीमीटर है, मतलब डेसीमीटर है, डेसीमीटर है,
डेसी देखो कहीं ना ऐसे लिख लो जी, डेसीमीटर को ना डीएम से डिनोट करते हैं और डेकामीटर को डीसी से डिनोट करते हैं, ये दोनों चीजें। आखिर दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हाँ अब एक तो और लॉजिक बताएं कैसे याद रखने का तरीका क्या है, एक बार बताओ। अच्छा बताओ, डेसीमीटर, अब मीटर से कौन बड़ा है? मीटर से डेसीमीटर बड़ा है कि डेकामीटर बड़ा है? देखो मिली सेंटी डेसी, डेका हेक्टा किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, तो डेका वाला बड़ा होता है मीटर से और डीसी वाला क्या होता है? छोटा होता है। अब बताओ टाइल मीटर से बड़ा होगा क्या? कॉमन सी बात से नहीं होगा, इस वजह से डीएम को क्या सोच लो, इसे डेसीमीटर है। तो ये याद रहना चाहिए कि डीएम मतलब डेसीमीटर होता है और डीसी मतलब डेकामीटर। तो ये जो डीएम दिया वो क्या है? वो एक डेसीमीटर है। देखो रूम के बारे में क्या दिया है, वो एक वरांदा है। इतना खराब फिगर कैसे बन रहा है इसमें? देखो ए बी सी और डी, तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 36 मीटर एंड ब्रेथ कितना है? 15 मीटर। यह 15 मीटर, 36 मीटर, पेव्ड विथ स्टोन। पहले इसका एरिया निकालो जी, एरिया ऑफ वरामदा, फार्मूला क्या होगा? L इंटू बी, यानी कि 36 इंटू 15, बताओ कितना आएगा? 540 आएगा ना, 540 मीटर स्क्वायर, ये वरामदे का एरिया है। अब इस डेसीमीटर को तुम किस में चेंज करना चाहिए? हमें मीटर में चेंज करना है। देखो सच दैट एक डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 1/10 मीटर। एक डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, तो कितना? 6 डीएम कितना हो जाएगा? 6/10 मीटर। सिमिलरली 5 डीएम कितना हो जाएगा? 5/10 मीटर हो जाएगा ना। नाउ एरिया ऑफ वन स्टोन, एरिया ऑफ वन स्टोन कितना होगा? L इंटू बी, यानी कि 6/10 इंटू 5/10, तो 6 5 जा 30/10, 0 0 कैंसिल हुआ, यानी कितना आया? 3 मीटर स्क्वायर। मतलब 30/100। अच्छा 30/100, ओके ओके। तो 1 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 3/10 यानी कि 0.3 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ वन स्टोन है। एक स्टोन का एरिया इतना है और टोटल में इतना एरिया चाहिए, तो डिवाइड करा दो ना, यानी कि नंबर ऑफ स्टोन ऐसे लिख लो डायरेक्टली। नंबर ऑफ स्टोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया बरामदा, एरिया ऑफ बरामदा अपॉन एरिया ऑफ वन स्टोन। तो एरिया ऑफ बरामदा कितना है? 540/0.3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5400 और अपॉन 3, 3 × 3, 3 8 जा 24, 18 3 54 होता ना, 00 इतना टाइल्स स्टोन। मतलब उस पूरे बरामदा को पेव्ड करने के लिए, ढकने के लिए हमें कितने स्टोन की रिक्वायरमेंट होगी? 1800 स्टोन की रिक्वायरमेंट होगी। समझ पा रहे हो ये? तो यहाँ मुझे लगता है ना ये डीएम को ही एक तरह से ये मेन लॉजिक किया था कि इसको चेंज करना, इस क्वेश्चन का नोट कर लो। बोलो 10th वाला क्वेश्चन क्या है? हाँ अच्छा हाँ 9 वाला बोलो। बस रेक्टेंगल दिया हुआ ना, रेक्टेंगल कह रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया? 192। इसकी लेंथ को L नाम दे दो, ब्रेथ को B नाम दे दो।
और इसका पेरीमीटर कितना दिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सच दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। और एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना है 56 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर कितना दिया 56 दिया ना, और ये 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी यहाँ से इस 2 को इधर लेकर आ रहा तो 56 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एल प्लस बी। यानी जो एल प्लस बी है वो कितना दिया है, कितना दिया है? कितना, अरे यार 28 हुआ ना। यानी यल और बी में एक रिलेशन मिलेगा ना कि दोनों, यहाँ देखो जी कितना दिया सम दोनों का 28, तो यहाँ से यल इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी होगा ना जी। सच दैट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, और एरिया दिया कितना 192। एल तो हमें नहीं पता। हाँ यल की वैल्यू कितना है, यल की वैल्यू यल रखो। एक मिनट, अच्छा यल दिया है ना 28 माइनस बी, ओके ओके 28 माइनस बी, और बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी को हमने बी लिख लिया। तो 192 इक्वल टू 28 टाइम्स ऑफ बी माइनस बी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 28 टाइम्स ऑफ बी और प्लस 192 इक्वल टू 0। बोलो सही है। अब हमें इसको सेट करना, तो 192 को फैक्टराइज कर लो। हाँ -16 -12, चलो तो बी स्क्वायर मतलब सेट किए, चलो -16 बी -12 बी, समझ रहे हो ना कैसे आएगा, ऐसे फैक्टराइज करेंगे फिर सेट हो जाएगा उसी में। और देखो इसमें से कॉमन चेक करते हैं, तो बी कॉमन हो, बचा क्या b -16, -12 कॉमन करते हैं, बचा क्या b -16 इक्वल टू 0। कॉमन क्या चेक करेंगे फिर b -16, बचा क्या b -12 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इफ b -16 इक्वल टू 0 देन b इक्वल कितना आ गया 16, एंड इफ b -12 इक्वल टू 0 देन b इक्वल कितना आ गया 12 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे लिए 12 वाला, बोलो क्यों, अभी पता चलेगा। देखो क्योंकि 16 पुट करने पे यल 12 देखो सच दैट यल इक्वल क्या है, यल इक्वल 28 माइनस बी है ना। तो अगर हम यल देखो 28 माइनस, अगर हम यल की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी। और अगर हम यल की वैल्यू को 12 पुट करें तो कितना आएगा। तो आखिर हम जानते हैं लेंथ बड़ा होता है कि ब्रेथ बड़ा होता है, लेंथ बड़ा होता है। सो लेंथ 16 होगा और ब्रेथ कितना होगा 12 होगा। सो लेंथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। बोलो क्वेश्चन क्या। रेक्टेंगुलर पार्क 55 मीटर 35 मीटर 35 मीटर लॉन्ग and 80 meter wide. एंड 80 मीटर वाइड। Wide is to be covered, इस टू बी covered with grass. कवर्ड विद ग्रास। हाँ Leaving 2.5 meter uncovered all around it. 2.5 मीटर Uncovered all around it. वाइड नहीं है Uncovered all around it. अराउंड इट And area to be laid with grass. एंड एरिया To be laid with grass. लेड लेड क्या ये लेड लेड विद ग्रास। देखो क्या कह रहा है उस क्वेश्चन। पार्क किस शेप का है, रेक्टेंगुलर एक पार्क है। इसके चारों तरफ, इसी के अंदर इसके चारों तरफ एक ऐसे रास्ता बना हुआ, एक पाथ बना हुआ। देखो ऑल अराउंड इट का है ना, मतलब इसके चारों तरफ ये, और एक्चुअल में होता भी है पार्क में ऐसा। हाँ
हाँ बीच में भी होता, लेकिन इसमें एकदम ऑल अराउंड मतलब उसकी चारों तरफ दिया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर पार्क 35 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है? 35 मीटर दिया हुआ है। एंड 18 मीटर वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना दिया हुआ है? 18 मीटर दिया हुआ है। कवर्ड विद ग्रास, करें लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड, यानी कि अगर हम बात करें तो दिया है वाइड ऑफ अनकवर्ड एरिया, बोलो कितना है? 2.5 मीटर है ना, मतलब जो अनकवर्ड एरिया है उसका जो वाइड है वो कितना, चौड़ाई है वो कितनी है? 2.5, यानी कि 2.5 मीटर से देखो ये जो वाइड है वो कितना 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, और इतना 2.5 मीटर चारों तरफ से छोड़ दिया जाता है। फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास, हमें ग्रास से ढका हुआ एरिया फाइंड करना, मतलब जिस एरिया में ग्रास लगा पूरे एरिया में, इस पूरे ग्रास के एरिया का हमें ग्रास, हाँ मैं कह लो कि जितना एरिया पर ग्रास लगा उसी का हम एरिया फाइंड करना, जितने सरफेस पर ग्रास लगा उस पूरे सरफेस का हम एरिया फाइंड करना। तो टोटल पार्क के एरिया में से हाँ इस पाथ वाले एरिया को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। ओके, तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहां से मिला लेते हैं, 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 मुझे बताओ ये अगर 2.5 है तो ये भी, अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 ही तो होगा, ये भी तो 2.5, मतलब जहां तुम एक वाइड की लेंथ मापोगे सब कितना आएगा? 2.5 ही आएगा। तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये चीज है, ऊपर वाला हमने स्टार्टिंग में यहां से यहां तक, ये कुछ नेमिंग कर लेंगे तो शायद अच्छे से दिखेगा। देखो बाहर वाले का नाम है ABCD, अंदर वाले का नाम है P, इसका नाम PQRS। अगर हम एक ही बार में निकालना चाहें एरिया ऑफ अनकवर्ड सरफेस, एरिया ऑफ अनकवर्ड सरफेस का एरिया अगर हम निकालना चाहें एक ही बार में तो क्या होगा, सोचो जरा। एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ, इसका भी नाम ना यम यन रख लो, ये यम, इसका नाम यन रख लो, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? MNCD, ध्यान से देखना, MNCD प्लस ये ऊपर वाला हो गया ना, नीचे वाला क्या होगा? AB, इसका नाम O रख लो, इसका नाम P रख लो, तो ABO, P तो है, हाँ ये ABOX प्लस एरिया ऑफ ABOX। देखो MNCD ABOX, मतलब इन दोनों का निकल गया। अब बाकी इसका एरिया देखो, ये वाला एरिया ब्लैक और ये वाला एरिया दोनों का निकाल देते हैं। इसका XPSM प्लस एरिया ऑफ XPSM, ओके, प्लस एक कवर निकालो, अब इधर वाले भी तो बचा हुआ है ना, यानी एरिया ऑफ किसका? QONR, ओके। थोड़ा सोचो, अगर ये किस शेप का है बताओ? रेक्टेंगल शेप का है, मतलब सब किस शेप के हैं? रेक्टेंगल से। अगर देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ध्यान दो कैसे। अगर इसकी बात करो, MNCD की बात करो, तो अब बिना सोचे, इसे बिना सोचे बताओ, मतलब बिना सोचे नहीं कहने के मतलब बिना सॉल्व किए, इसकी लेंथ क्या होगी जी? टोटल 35 ही तो होगी। और अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कितना होगी? 2.5 तो होगी। सिर्फ इतने की बात करें, इतने पार्ट की बात करना, सेम प्लस नीचे आ रहा थोड़ा सा, इसमें भी लेंथ कितना होगी? 35 होगी, इनटू ब्रेथ कितना होगी इस बार भी? 2.5 प्लस उसमें आते हैं XPSM, इसमें आते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? देखो 2.5 मीटर इधर से और 2.5 मीटर इधर से माइनस हो गया ना,
तो 2.5 5 और 35 में से 5 निकालो कितना बचा 30, तो इसकी लेंथ है 30 मीटर। अच्छा हाँ जी बात सही कह रहे हो, ये टोटल 18 है ना, ये लिख लेते हैं एक बार, कंफ्यूज होंगे। ये तो देखो 2.5 मीटर इधर से और 2.5 मीटर इधर से माइनस हुआ तो कितना हुआ, 18 माइनस 5 करोगे ना तो कितना आएगा 13 इंटू, और ये तो 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर प्लस, और सेम ही केस इसके लिए भी होगा ना, 2.5 मीटर ऊपर से 2.5 मीटर नीचे से हमने माइनस कर दिया, तो यानी 18 माइनस 2.5 यानी कि 5, तो 18 माइनस 5 कितना बचेगा 13 इंटू 2.5। ओके अब क्या करते हैं, देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है आपस में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकते 2 टाइम्स ऑफ 35 इंटू 2.5 प्लस ये भी 2 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 2.5 कर सकते हैं ना ऐसे। तो 35 गुना कितना हो गया, मतलब ऐसे कर लेंगे कोई, अच्छा ब्रैकेट में क्यों रहेगा, अरे जी ऐसे इसको सुनो, 1 लड्डू प्लस 1 लड्डू 2 लड्डू है ना भाई, तो सोचो तो ये एडिशन में थोड़ी है कि मैं ऐसा कर रहा, ये आखिर जब ऐसे लिखते हो x प्लस x तो कितना 2x हो जाता ना, तो x प्लस x 2x हुआ, वही तुम कर रहे हो। तो 35 टू द 70 इंटू 2.5, और ये बीच में प्लस प्लस ये प्लस, और ये देखो ये इंटू है जी, डेसिमल नहीं है। 25 गुना कितना हो जाएगा 50 यानी 5, सोचो 30 होगा ना इसे 30, देखो 2.5 2 25 गुना 50 होगा ना, ये 2.5 दूना 5 दी और 13 हो गया ये, और ये 70 से देखो जीरो क्या करेगा डेसिमल को हटा देगा, और 25 175 होगा मेरे ख्याल से, 25 छक्का 150 होता है, तो 25 सत्ते 175 होगा, और प्लस 5 5 0 7 6 14 और 2, सोच पा रहे हो ये 240 मीटर स्क्वायर क्या है, ये अनकवर्ड एरिया का है, ये अनकवर्ड सरफेस का एरिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालो, टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या पूछा, अच्छा अच्छा लेड मीन्स क्या होता है, तो कहाँ अभी हमने निकाला जी वो अनकवर्ड जितने में नहीं लगी, एरिया ऑफ अनकवर्ड सरफेस ना अभी तुमने निकाला। एक मिनट रुको, अरे वो नहीं रुको रुको, लेड मीन्स क्या, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आंसर। लेड अजीब दी मीनिंग देता है जी, LAID है ना, देखो लेड मतलब होता है लिटा देना, मतलब वही एक तरह से रखना, किसी चीज को रखना, लिटा देना मतलब रखना, होना, पढ़ना, ये सब है लेड मीन्स। तो ग्रास वही देखो कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ लेड, यानी कि लेड विद ग्रास, यानी कितना एरिया ग्रास से पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। इत्तेफाक से ये इतना आंसर आया, जान तो मुझे लग रहा है ना कि इसी का 2 गुना ये वाला एरिया आएगा, तब ऐसा हो सकता है। ये इसका ये एक्चुअल आंसर नहीं है जो तुम कहना चाह रहे हो। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की कितना होगा, मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो L इंटू बी करोगे, L कितना है 35 इंटू 18, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखो 18 5 90 और 18 54 0 630 आएगा। कितना आएगा 630 आएगा ना। तो एरिया अब एरिया ऑफ लेड विद ग्रास, एरिया ऑफ लेड विद ग्रास कितना होगा,
इस टोटल में से क्या टोटल कितना आया था ये हमने मिटा दिया 630 आया था ना। इसमें से इसको क्या करोगे माइनस करोगे 630 माइनस 240 यानी कितना आएगा 0 और 9 और 3 इतना मीटर स्क्वायर ये आएगा। पहले क्वेश्चन मुझे पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर से तो कितना दिया क्वेश्चन पढ़ो एक बार। A rectangular path हाँ 35 meter long हम्म and 18 meter wide पढ़ते रहो। is to be covered with grass, leaving 2.5 meter uncovered all around it. So, full stop find the area to be laid with grass. लेड विद ग्रास है Yes. हाँ तो सही तो है तब